क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा। तो वीबीटी की जो कमियां थी उन वीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए अपने पास आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके पास जॉन बेथ और आपके पास ब्लिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। बेथ और ब्लिक की थ्योरी थी बेसिकली आपके पास। अब हमें मुद्दा ये है कि इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को समझाया। तो इन्होंने समझाया कि भाई आपके पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने माना था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक किस्म से आपके पास कोवलेंट बॉन्ड ही है, इसलिए तो उन्होंने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझाया। लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपके पास एक्चुअली में जो बॉन्ड है कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आयनिक टाइप का बॉन्ड है जिसमें आपके पास आयनिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी, इंटरैक्शंस होंगी। किस किस के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में। इसको समझाने के लिए उसने एक बात और कही, इसने कहा कि जो लिगेंड है ना वो हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। लिगेंड आपके पास एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह यहां पर बिहेव करेंगे। तो इस पॉइंट के साथ उसने कहा कि भाई आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक आयनिक बॉन्ड की तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर कर रही होगी, और इसके अंदर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का होगा, और लिगेंड इसमें पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह आपके पास बिहेव कर रहा होगा। तो इसके हिसाब से इसने कहा कि भाई आपके पास जब आयनिक इंटरेक्शंस होंगी तो सॉलिड स्टेट आपने देखा ही आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अरे ऑब्वियस बात है, आयनिक जब भी पॉजिटिव नेगेटिव NaCl जैसे आपने देखा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास क्या बनता है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का जो एक फील्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आयनिक बॉन्ड है ना भाई, तो आयनिक बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, एक फील्ड होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा चारों तरफ। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आपके पास स्प्लिट होता है लिगेंड के आने की वजह से, तब आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इसने ये भी समझाया कि आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आपका अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हो क्लाउड अगर स्प्लिट हुआ तो आपके पास CFT थ्योरी काम करती है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास इसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग आपको करानी है, क्योंकि आपकी पिछली थ्योरी जो कलर का नाम ले ही नहीं पा रही थी उसको ये समझाएगा, पर उस पर बाद में बात करेंगे। पहले CFT का बेसिक देखते हैं, कैसे आप इसको समझ सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इजीली। तो देखो बेटा, इसने क्या समझाया, सबसे पहले आपको पता हो कि जो d ऑर्बिटल है वो 5 है। d ऑर्बिटल कितने भाई आपके पास है, 5 है। और 5 के 5 कौन कौन से हैं भाई, आपके पास दो टाइप के हैं। 5 कौन से, पहले ये देख लो, dxy, dyz, dxz। तीन तो ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दो ये टोटल आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं। उनको फर्दर आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक जिसमें आपके पास ये जो लिगेंड्स की लोब्स हैं वो आपके पास अलोंग दी एक्सिस है, ठीक है, जैसे ये ना dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो ये आपके पास x और y एक्सिस है, लोब्स बिल्कुल इनके ऊपर है। और दूसरा जहां पर आपके पास लोब्स एक्सिस के बीच में है, जो ऑर्बिटल्स हैं आपके पास उनके जो लोब्स हैं, तो डबल डबल है ना बेटा ये, तो दो दो लोब्स हैं आपके पास, p ऑर्बिटल का डबल हो गया ये। तो यहां पर लोब आपके पास ये x एक्सिस और ये y इनके बिल्कुल बीच में है। तो आपके पास दो टाइप से d ऑर्बिटल का बांट सकते हैं, एक जहां पर आपके पास लोब्स जैसे x और y के बीच में, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, dxy। अगर ये y और z के बीच में होता तो क्या हो जाता, dyz। अगर ये आपके पास x और z के बीच में हो जाता तो नाम क्या हो जाता, dxz, है ना जी। ऐसे ये x स्क्वायर और y, x और y एक्सिस के ऊपर है, इसका नाम क्या है, dx स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर ये z के ऊपर होते तो जैसे हम करते हैं कि भाई आपके पास z एक्सिस है, इसके ऊपर इसकी लोब्स अगर ऐसे हैं, ऐसे आप समझाते हो उसको, ये कौन सा एक्सिस होता है आपके पास, डोनट शेप जिसके आप बोलते हो, डी ऑर्बिटल है ना बेटा आपके पास ही, और डी का कौन सा ऑर्बिटल है ये, डी जेड स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास जो ऑर्बिटल की लोब्स हैं वो कौन से एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस के ऊपर है बेटा आपके पास। तो आपके पास ये जो एक्सिस बनते हैं ये इस टाइप से दो टाइप के हो जाएंगे, एक जिसमें लोब्स एक्सिस के बीच में है और एक जिनमें लोब्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसने कहा भी लिगेंड तो पॉइंट चार्ज है, अब लिगेंड भाई साहब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे।
या आयन की तरफ अप्रोच करेंगे। अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, अप्रोच करेंगे तो इनकी तरफ आएंगे। अब उसके पास आप ये समझ सकते हो कि उसके पास अप्रोच करने के लिए दो डायरेक्शन है। किसके पास, लिगेंड के पास। या तो वो भाई साहब इन बिटवीन द एक्सिस आए सॉरी, या तो आपके पास लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आए। इन बिटवीन द एक्सिस नहीं आके दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक्सिस के अलोंग आए। बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड को सेंट्रल मेटल की तरफ तो आना पड़ेगा। आने के लिए उसके पास दो रास्ते होंगे। कौन कौन से दो रास्ते होंगे, या तो बेटा वो आपके पास इन बिटवीन दी एक्सिस वाले रास्ते से अप्रोच करे, या वो आपके पास एक्सिस के बिल्कुल ऊपर से अप्रोच करे। ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव आर गोइंग टू रिपेल ईच। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो उनके पास दो रास्ते हैं, और किसी भी रास्ते से करें लेकिन किसी ना किसी डी ऑर्बिटल के ऊपर वो आएंगे। या तो अलोंग वालों को ज़्यादा रिपेल करेंगे या इन बिटवीन वालों को ज़्यादा रिपेल करेंगे। अब जस्ट इमेजिन करके देखो, ठीक है, आपके पास ये भाई साहब है डी ऑर्बिटल, जो डी जनरेट है, जो कैसा आपके पास है डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब तो सभी जानते ही हैं क्या, जिसकी सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड इसके ऊपर आया, जस्ट इमेजिन करके देखो, तो आपके पास लिगेंड आया, आपके पास जस्ट इमेजिन कि अलोंग द एक्सिस आ गया। अलोंग द एक्सिस आया तो उसके पास दो ऑप्शन थे। अब इस तरफ से लिगेंड आया है तो इनको दोनों को टक्कर ज्यादा रिपल्शंस के साथ आएंगी, और इनके ऊपर कम आएंगी, क्योंकि भाई यहाँ ये तो डायरेक्ट उसके अट्रैक्शन में आ गई हैं। और ये जो लोब्स हैं डी की, जो यहाँ कहीं है, ये तो बच गई हैं। देखो ना, आमने सामने टक्कर होगी तो जिसके साथ इसकी रिपल्शंस ज्यादा होंगी उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, और दूसरे की एनर्जी कंपेरेटिवली घट जाएंगी। लेकिन कैसे होंगी, तो मान लिया लिगेंड आया आपके पास अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस आया तो पहले जैसे जैसे लिगेंड पास आएगा तो इसकी एनर्जी आपके पास बढ़ती जाएगी, किसकी, डी सबशेल की। ठीक है जी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक बलून के अंदर हवा इंसर्ट करें, तो आप हवा इंसर्ट करते रहो तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सेम ही तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लिगेंड आ रहे हैं एक्सिस के लोग, भाई डी ऑर्बिटल को टक्कर मार रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जा रही है। पहले इसकी एनर्जी कुछ यहाँ थी, अब अगर इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को इसकी डिनोट करें तो, और अब लिगेंड आने की वजह से वो एनर्जी बढ़ गई है। आप जस्ट इमेजिन, आपने बलून के अंदर एक लिमिट जो उसकी है उससे ज्यादा हवा भर दी तो क्या होगा, एग्जैक्टली फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा, जब आपके पास लिगेंड आते रहेंगे तो भाई आपके पास ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एनर्जी है ये फर्दर दो हिस्सों में टूट जाएगी। दो हिस्से क्यों भाई, क्योंकि आपके पास लिगेंड दो ही डायरेक्शन से आ रहा है, या तो एक्सिस के ऊपर आ रहा है या एक्सिस के बीच से आ रहा है। अब हम क्या कह रहे थे, एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी, जिसके ऊपर लिगेंड आया था, और लिगेंड तो एक्सिस के ऊपर आया था तो किसकी बढ़ गई भाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की। और किसकी घट गई, किसकी घट गई, बिल्कुल जो एक्सिस के बीच में लोब्स थी, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। और ये जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ है इसी को क्या डिनोट कर रखा हमने, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्योंकि भाई क्रिस्टल टूटा है, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, एनर्जी घटी स्टेबिलिटी बढ़ी, हमेशा से होता है। और एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटी। अट्रैक्शन हमेशा एनर्जी घटाती है, रिपल्शन हमेशा एनर्जी बढ़ाती है। तो सारी चीजों को एक साथ में अगर आप छोटे छोटे पॉइंट अगर बनाओ तो आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ऑलरेडी पता है, अट्रैक्शन जब भी होंगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो एनर्जी आपकी हमेशा घटेगी सॉरी, और रिपल्शन जब भी होंगी तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी घटी तो आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी आपके पास घट जाएगी। पॉइंट नंबर 1।
ठीक है जी। तो यही पंगा यहाँ हो रहा है, लिगेंड आया एक्सिस के ऊपर से, तो जो एक्सिस वाले लिगेंड थे जहाँ पे जो मौजूद थे उनको ज़्यादा रिपल्शन हुई तो उनकी एनर्जी बढ़ गई, ये रही जी बढ़ गई, तो जो एनर्जी थी वो टूट के उससे ऊपर चले गए, और दूसरे जिनके साथ डायरेक्ट रिपल्शन नहीं हुई उनकी एनर्जी थोड़ी सी घट जाएंगी। लेकिन इमेजिन करके देखो केस नंबर 2, अगर यही लिगेंड भाई साहब आपके पास अगर इस डायरेक्शन से आता, ये डायरेक्शन कौन सी है, इन बिटवीन द एक्सेस, अगर वहां से ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता तो क्या होता कि जो डी के आपके पास डी जनरेट स्टेट थी पांचों, इनकी एनर्जी क्या होती है आपके पास इंक्रीज होती, इंक्रीज होके थोड़ी सी बढ़ जाती, और जब आपको पता है रिपल्शन एक लिमिट से बाहर जाएंगे तो ये आपके पास दो हिस्सों में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अब की बार किसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके ऊपर रिपल्शन डायरेक्ट हुए हैं, और डायरेक्ट रिपल्शन किस पे हुए हैं, बिटवीन वाले पे, और बिटवीन वाले कौन से हैं, बोर्ड पे आपके सामने हैं डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। अब की बार ऊपर 3 चले जाएंगे, कौन कौन से, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और नीचे आपके पास 2 आ जाएंगे, कौन से, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, और ऊपर कौन चला जाएगा आपके पास, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स। ये है आपके पास सेफ्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आपको समझ में आ गया, लिगेंड एक्सिस के ऊपर आए तो भाई इनके साथ रिपल्शन ज्यादा होगी, लिगेंड एक्सिस के बीच से आए तो इनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगी, इन वालों के ऊपर जिस पे रिपल्शन ज्यादा उसकी एनर्जी लिगेंड बढ़ा देंगे। तो देखो अलोंग द एक्सिस आए तो भाई 2 हिस्से टूटे, ऊपर कौन सा गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, जिसको आपने नाम दे रखा है ई जी, और इसको आपने नाम दे रखा है T2G। ठीक है जी, यहाँ इनके नाम में थोड़ा सा अंतर है, ई भाई साहब ई और ई भाई साहब आपके पास T2। स्प्लिटिंग से टर्म्स आते हैं आपके पास जो फिलहाल अभी आपको ध्यान नहीं देना, बेसिक ध्यान देना। अब मुद्दे की बात यह है, हमें याद क्या रखना है, इतने सब तो याद रखने हैं, हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने, अगले लेक्चर में करेंगे। पर फिलहाल आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये वाली चीज होती है आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और ये वाली चीज आपके पास होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अगले लेक्चर में आप स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वाली जो चीज है आपके पास ऑक्टाहेड्रल में, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, ऑक्टा अलोंग, ऑक्टा अलोंग, गो अलोंग ऑक्टा। ठीक है जी, ऐसे याद कर लो। और टेट्रा इन बिटवीन, टेट्रा इन बिटवीन टेट्रा, गो अलोंग ऑक्टा इन बिटवीन टेट्रा। छोटी सी ट्रिक बना लो, भूलोगे नहीं। क्या हो गया आपके पास, गो अलोंग ऑक्टा, ठीक है जी, इन बिटवीन टेट्रा। बस ये छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में डालो, कंसेप्ट भूल ही नहीं सकते, बात खत्म। तो अब इसका थोरो जो आपके पास सिस्टम है उनको हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आपके पास स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और अब उसको आगे आप देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास सेफ्टी हो जाएगी। थैंक यू।